नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आप दोस्तों मुझे बताते रहिए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी क्लासेस सही लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा चैनल लोगों को अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम पॉलिटी विषय पर आते हैं और मैं आपको बार बार प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। जितना मेरे से संभव हो सकेगा मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। पॉलिटी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, प्रश्नावली भी आएगी। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, लेकिन दोस्तों बीच में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। हर्डल्स ये आ रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन केसेस को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर मैं बना रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं कोई क्लास ले रहा हूं या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसमें हर टॉपिक में कोई ना कोई केस बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल 4 केस बताऊंगा। तकरीबन आपको पॉलिटी में तकरीबन 50 से 60 केस आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस केस का क्या महत्व था और उसका कब रिजल्ट आया था और उसका संविधान के ऊपर क्या फर्क पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आऊंगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है, विधि की परिभाषा बताई गई है कि राज्य की परिभाषा बताई गई कि राज्य की क्या परिभाषा है। और राज्य की परिभाषा में आर्टिकल एक 13(3) था। आर्टिकल 13(3) में यही लिखा हुआ था कि आर्टिकल 13(3) के अनुसार विधि शब्द को परिभाषित किया गया। आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा लिखी गई है। अब आर्टिकल 13(3) में जो विधि की परिभाषा थी उसके ऊपर चुनौती दी गई और चुनौती में यह बोला गया कि विधि को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब विधि को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो चुनौती ये दी गई, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये चुनौती दी गई कि आर्टिकल 13(3) के अनुसार जो विधि की परिभाषा है उसके हिसाब से हम कोई भी विधि हो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं मानी और सरकार ने इस आदेश को निरस्त करने के लिए आर्टिकल 13(4) लेके आई। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है और उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। आर्टिकल 13 उसमें 13(4) में चौथी धारा उन्होंने जोड़ दी और चौथी धारा हमको उन्होंने जोड़कर 24th अमेंडमेंट कर दिया। 24th अमेंडमेंट जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 24वां संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ दिया गया। आर्टिकल 13(4) के अनुसार अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब मतलब इन्होंने तो बोला कि आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और इन्होंने बोला कि ये विधि की परिभाषा में ही नहीं आते हैं। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आपको क्लियर है कि ये विधि की परिभाषा से है, आर्टिकल 13 से संबंधित है। आर्टिकल 13(3) की जो विधि की परिभाषा है उससे संबंधित है और आर्टिकल 13(4) इसमें जोड़ा गया था। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आते हैं हम दूसरे केस पर। दूसरा केस है हमारा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ठीक है दोस्तों, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में ये वाद हुआ था। और आजकल दोस्तों आपने सुना होगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे क्या होता है, कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है, सरकार के विरुद्ध कर देता है, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध कर देता है, कुछ भी टिप्पणी कर देता है, जिसको जो मन आता है वो कोई टिप्पणी कर देता है। सरकार हो गई इससे परेशान, तो सरकार ने बाकायदा एक अधिनियम बनाया, आईटी एक्ट बनाया और उस आईटी एक्ट में एक धारा है 66(a), वो धारा जोड़ी गई थी। अब उसमें ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है, सांप्रदायिक टिप्पणी करता है, तो इसमें राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इसको चुनौती दी गई, श्रेया सिंघल द्वारा इसको कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट को बाकायदा इन्होंने कन्विंस किया और कोर्ट ने यह फैसला दिया पृथक्करण के सिद्धांत वाला। और आर्टिकल 66(a) जो था आईटी एक्ट का, जो आईटी एक्ट की जो धारा थी 66(a), इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, शून्य घोषित कर दिया कि ये धारा बिल्कुल नहीं चलेगी, बाकायदा पूरी सुनवाई होगी, उसके बाद ये आप गिरफ्तार कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एसआर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1994। इसमें एक फैसला तो ये दिया था कि पंथ निरपेक्षता आधारभूत संरचना। अब आधारभूत संरचना से मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि केशवानंद बनाम भारत संघ जो था उसमें भी आधारभूत संरचना थ्योरी जो आई थी, आधारभूत संरचना की थ्योरी केशवानंद केस से आई थी, जो कि मैं आपको आर्टिकल के हिसाब से बता दूंगा। मैंने पहले बताया भी और फिर बता दूंगा। तो जो पंथ निरपेक्षता है उसको आधारभूत संरचना बताया गया और उसमें 4 लाइनें ये भी कही गई कि आप जो भी सरकार का फैसला होगा वो राजभवन यानी कि राज्यपाल का जो राजभवन है उसमें ना होकर बिल्कुल सभा के पटल पर होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 विधायक आ गए उन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल सरकार के समर्थन में नहीं है और जो राज्यपाल होता है उसको सरकार को बर्खास्त कर दे।
तो उसके बाद से ये नियम हो गया कि अब फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट हो भी रहा है। आप लगभग हर एक दो तीन महीने 4 महीने में ये सब हम सुनते हैं, जैसे कर्नाटक है, मुंबई, ये सब केसेस हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एसआर मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य क्लियर। उसके बाद आता है हमारा बेरोजगारी वाद। इससे आपको याद होगा अभी दोस्तों 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में डील हुई थी। भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य ये डील हुई थी कि भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए और भारत के कुछ गांव बांग्लादेश के कुछ गांव भारत को दे दिए गए, मतलब ट्रांसफर हुए। इसके कुछ गांव इधर ट्रांसफर हो गए भारत के, और बांग्लादेश के कुछ गांव इधर ट्रांसफर हो गए। इसको ट्रांसफर करने में बेरोजगारी वाद का जो दिया गया फैसला था उसी को आधार बनाकर किया गया कि बेरोजगारी वाद के अनुसार अगर भारत का कोई भी हिस्सा अगर किसी भी अन्य देश को सौंपना है तो उसे उसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन के द्वारा ही आप किसी दूसरे देश को दे सकते हो। तो इसी बेरोजगारी वाद को आधार बनाकर भारतीय जो संसद है, भारतीय जो पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल अमेंडमेंट किया, आई थिंक 16 होगा, ठीक है, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कौन सा संशोधन किया था। और संशोधन करके भारत बांग्लादेश वाला जो संशोधन हुआ था उसमें ये बांग्लादेश को हमने सौंपे थे, और बांग्लादेश से कुछ हमने लिए भी थे। हालांकि लेने वाले में जरूरत नहीं थी, लेकिन देने वाले में जरूरत थी। तो बेरोजगारी वाद 1960, ये 4 वाद आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। केशवानंद भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये 5 वाद आपको क्लियर हो गए हैं। और इस तरीके के कम से कम 50 वाद आपको पढ़ने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान की दृष्टि से, और कहाँ कहाँ इनके इफेक्ट आते हैं। इवन आरएस 2018 में तो इनका क्रम ही पूछ लिया गया था कि कौन सा क्रम है इसका, कौन सा किस ईयर में हुआ था, कौन सा किस ईयर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मोरल हाई होता रहेगा। बिल्कुल आप प्रश्न पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।